दिल में जगाया आपने, जगाया What a delightful performance. Dard Dil was and will remain one of the most iconic pieces of music in India. मोहब्बत भी क्या चीज़ है। इस दुनिया में मोहब्बत आई क्यों, आगाज़ किया, अंजाम दिया और दुनिया में एक प्यार दिया, वो सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है संगीत, म्यूज़िक। म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जिसमें ना कोई देश, ना कोई जाति, ना कोई धर्म। अब आप सब लोग ताली बजा रहे थे, सब लोग, हम सब रफ़ी साहब को याद कर रहे थे और रफ़ी साहब ने इस देश को जो कुछ दिया है उसके बारे में जितना हम कहें वो एक पॉलिटिकल स्पीच होगी, सही नहीं होगा। उनके बारे में तो खासकर मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ म्यूज़िक और स्टूडेंट ऑफ सिनेमा 4 किताबें लिख सकता हूँ। और मैं आज के दिन में इतना खुश हूँ कि आज के विद्यार्थियों ने, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने ये फेस्टिवल शुरू किया, एनुअल फेस्टिवल, कैडेंस म्यूज़िक फेस्टिवल, जिसमें कि वो देश के सभी महारथियों को, अच्छे अच्छे गायकों को, संगीतकारों को मिलते रहेंगे हर साल। और आज की शाम जो शुरू हुई है वो एक बहुत ही खूबसूरत शाम है, जिसमें कि आज हम पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट देने के काबिल हुए हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब को मैं बचपन से सुनता था और सोनू जी, मैं आपको पहले तो शुक्रिया अदा करूँ कि आप आए और शाहिद भाई भी, शाहिद मोहम्मद जी, रफ़ी साहब भाभी आई। एक सीक्रेट आपको बता देता हूँ, मैं कुछ 4 साल का था तो मैं कभी कभी आर्य समाज में बाजा बाजा तबला बोला सुनने जाता था। सोनू जी ने कहा तुम्हें गाना आता है? मैं बोला हाँ आता है। तो गाना मैंने पहला जो गाना है ज़िंदगी में सुना है अपने रिलेटिव्स के बीच में, वो गाना रफ़ी साहब का था, हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो चाहे हमको करे उस वक्त मेरी आवाज़ बहुत अच्छी थी। तो मुझे मेरे मामा कहने लगे, अभी तो तुम जीवन में आए हो और जीवन भर तुम्हें याद रहेगा, मतलब उसकी बातें क्यों कर रहे हो? मैं बोले जीवन भर उनकी याद में हम गाते रहेंगे, गाए जाएंगे। हम जीवन भर रफ़ी साहब के गाने गाते रहे और गाए जाएंगे, आने वाली जनरेशन में भी गाए जाएंगे। अब उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ थी, ये अभी हमारे जो छोटे भाई हैं सोनू निगम जी, वो भी आज भारत के, विश्व के बहुत प्रसिद्ध गायक बने हैं। आपने सुना होगा, आप देखा होगा, जितने भी म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स हैं या म्यूज़िक गाने हैं या फिल्मों के गाने हैं, उनके गाने में एक आत्मा होती है और गायकी में आत्मा होती है। रफ़ी साहब के गानों में की गायकी में आत्मा होती थी, गाना कैसा भी हो। तो ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम इस स्कॉलरशिप के थ्रू हम आने वाली जनरेशन को प्रेरित कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं कि वो थोड़ा सा गुण, थोड़ी सी भावना, थोड़ी सी आत्मा उनसे उधार लेकर अपने टैलेंट को डेवलप करें। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज का शाम जो है रफ़ी साहब के साथ शुरू हुई है हमारे फेस्टिवल की, आने वाले सभी सालों में याद रहेगी।
और मैं चाहूँगा कि अभी स्टेज पर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करें, रफ़ी साहब को याद करें। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा रफ़ी साहब के सपुत्र, जो खुद भी एक सिंगर हैं, गाते हैं, शोज़ करते हैं, और उनका नाम है शाहिद मोहम्मद रफ़ी। वेलकम सर। और हमारे अभी सितारों के सितारे अपने हमारे श्री सोनू गाने पे गाने पे गाने पे गाने पे गाने हो गए और तालियां बजाइए और हम चलेंगे, वो आप रोज़ देखते हैं। आज हमने जो रियली गायकी को समझते हैं संगीत में, कि संगीत में कैडेंस का मतलब होता है कि नेचुरल फ्लो ऑफ रिदम ट्यून टू एक्सप्रेस द वर्ड्स, कि पोइट्री को किस तरह से जस्टिफाई किया है ट्यून बनाने में, और पोइट्री को किस तरह से जस्टिफाई किया है गीत गाने में। आप देख लीजिए, मैंने जो गाया और रफ़ी साहब ने जो गाया या सोनू निगम जो गाएंगे, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क होगा, क्योंकि ये पुण्य आत्माएं हैं जो हमारे सामने बैठी हैं। तो इनके लिए ज़ोरदार ताली बजा दीजिए। वो दूसरे गायक से कैसे प्रेरित होता है और क्या स्टडी करते हैं, ऐसे कौन से 6-7 कैरेक्टरिस्टिक थे मोहम्मद रफ़ी साहब में, जिसके लिए कि आप बचपन से उन पर फिदा रहे और आज तक उनकी कमी हम पूरी न कर सकें। सोनू निगम जी, आपको। थैंक यू सुभाष जी, शाहिद भाई, दोष जी, आपको सबको मेरे बहुत बहुत नमस्ते, बहुत नमस्कार। आशीष जी, अजिंक्य भाई, सबको बहुत प्यार मिला। आई डोंट वे टू स्टार्ट फ्रॉम, सोचा था नहीं कुछ अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया था। आपने कहा म्यूज़िक में, संगीत में लैंग्वेज नहीं होती, अब तो हो रही है लैंग्वेज की प्रॉब्लम। अभी केस हुआ है मुझ पर बेंगलोर में, तो सुबह से उसी में लगा था मैं, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे मुझे, तो अभी ये सब चल रहा है। दैट्स व्हाई आई गॉट अ लिटिल लेट। रफ़ी साहब के बारे में मैं कहता ही हूँ बचपन से आज तक, हमेशा। मैं आपके सामने आज यहाँ पर आया हूँ, उम्र में आपसे बड़ा हूँ, इसलिए मैं आपको अपना तजुर्बा बताता हूँ, क्योंकि मैं उस गली से गुज़र चुका हूँ जहाँ से आप आज गुज़र रहे हैं। रफ़ी साहब को समझने के लिए एक तो होता है गाना सुनना और गाने को एंजॉय करना, लेकिन वो कहते हैं ना, गॉड लाइज इन डिटेलिंग। तो जब डिटेलिंग पे जाते हैं, और आप सभी नेचुरली आर्टिस्ट ही हैं, सब अपने अपने तरीके से, तभी यहाँ पर हैं, और कोई भी नॉन आर्टिस्ट तो होगा नहीं। तो इसलिए मैं एज एन आर्टिस्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गॉड लाइज इन डिटेलिंग, और जब डिटेल में जाते हैं ना, तो वहाँ गॉड बैठा है, मोहम्मद रफ़ी। तो मोहम्मद रफ़ी की जो डिटेलिंग और क्या, ये सब चीज़ें, ऑफ कोर्स रियाज और डेडिकेशन तो बहुत ज़रूरी है। एक दैवीय होता है, जैसे लता जी दैवीय शक्ति है ना, दैवीय, कुछ बहुत दैवीय होती, कुछ साधिकाएँ होती है। आशा भाई साधिका बोलता हूँ मैं, कि वो दैवीय भी थी पर साधिका भी थी, पर लता भाई दैवीय, रफ़ी साहब दैवीय। ये भगवान के कुछ यूनिवर्स के कुछ ऐसे उदाहरण बन के गाते कि तुम इनसे डायरेक्शन लोगे, तुम दिशा लोगे, कैसे करना है, क्योंकि इनके पहले कोई था ही नहीं। बहुत अच्छे अच्छे फनकार के पहले भी रहे हैं, क्लासिकल में और फिल्मों में,
सैगल साहब तो हम सबके पितामह बोलता हूँ मैं प्लेबैक सिंगर्स के। पर मैं क्यों बोलता हूँ रफ़ी साहब से पहले रफ़ी साहब जैसा कोई था नहीं, क्योंकि उसके पहले फिल्मी म्यूज़िक तो खैर उस समय स्टार्ट ही हुआ था, लेकिन किसी ने कभी सोचा नहीं था कि गाते हुए अदाकारी की जा सकती है, कि अगर लैंग्वेज भी ना पता हो तो पता हो कि ये बंदा दुखी है यार, या ये आदमी किसी को वू कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू वू समवन, ही इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस हिज लव फॉर समवन। लैंग्वेज नहीं आती हमें, या ये आदमी कोई बहुत ही ज़्यादा खुशी में है, पागल हुआ पड़ा है। अगर गाना है वाह 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 इस दीवाने दिल ने क्या जादू चलाया तुमको, तो गा नहीं रहा है वो बंदा, सिर्फ वाह 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 इस दीवाने, लग रहा है आपको कि शशि कपूर अपने उछल कूदते हुए गा रहे होंगे। वो इसलिए गा रहे होंगे क्योंकि जिसने गाया है उसने समा ही ऐसा बना दिया है कि एक्टर के पास में, अभिनेता के पास में कुछ चारा ही नहीं है। यू हैव टू मैच द सिंगर नाउ। ऐसा कैसे हो सकता है कि सिंगर ने मुझसे ज़्यादा एक्टिंग कर दी? तो इसलिए कोई भी अगर अदाकार होगा, रफ़ी साहब की आवाज़ उस एक्टर को प्रेरित करती होगी कि भाई जितना वो अदाकारी कर गए हैं उतना थोड़ा मैं भी तो कर जाऊँ। तो चाहे वो शम्मी कपूर जी हों, चाहे वो देवानंद जी भी हों, लोग कहते हैं कि देवानंद जी के लिए किशोर कुमार जी ने काफ़ी गाने गाए हैं, पर रफ़ी साहब ने बहुत ज़्यादा गाने उनके लिए भी गा रखे हैं, बहुत, और एकदम प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे गाने गा रखे हैं उनके लिए। दिलीप कुमार साहब हों या ऋषि कपूर जी हों, सबके चेहरे पे एक आवाज़ अगर भव रही है, एक आवाज़ खिल रही है, ये तो करिश्मा ही है। ये तो यूनिवर्सल करिश्मा होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आवाज़ जॉनी वॉकर जी पे भी भव रही है यार, और एक आवाज़ दिलीप कुमार जी पे भी भव रही है, और एक आवाज़ खोया खोया चांद गाना गा रही है, एक आवाज़ अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ भुला सकते नहीं गा रही है, एक ही आवाज़ सुहानी रात ढल चुकी गा रही है, एक ही आवाज़ दर्द दिल गा रही है, एक ही आवाज़ जॉन जॉनी जनार्दन तररम पम पम, एक ही आवाज़ इतने गानों को कैसे कवर अप कर रही है? भजन गा रही है तो लग रहा है कि कोई पंडित गा रहा है, नाद और हमद गा रहे हैं तो लग रहा है पक्का मुसलमान गा रहा है। वो बंदा जब चेतु बेलिया तन मन दे नल सेवा कर जावेगा, लगता है कोई सरदार पंजाबी, कोई मित्र प्यार नो, ये सब शब्द जो हैं इनके लेजेंडरी गाने हैं। तो वो लग रहा है आप को पंजाबी सरदार गा रहा है। तो एक ही आवाज़ इतने सारे पहलुओं को छू के अपनी ओरिजिनलिटी भी रखी हुई है। तो ये तो इसके ऊपर एक भगवान का, यूनिवर्स का हाथ होता है। और हम जब उस लेवल पे पहुंच जाएं कि उस आवाज़ को हम अप्रिशिएट करें और उस देखिए कि इसके पीछे की कहानी क्या है। तो आप भले अदाकार बनने आए हों, आप एडिटर बनने आए हों, आप डायरेक्टर बनने आए हों, आप कंपोज़र बनने आए हों, एक बार आप उस गहराई में घुस गए तो आपको अपनी भी गहराई मिल जाएगी। रफ़ी साहब एक वो चीज़ है कि अगर आपने उस गहराई तक पहुंच गए कि ये आदमी कैसे गा रहा होगा, क्या सोचा होगा उस आदमी ने, हुई शाम का ख्याल, ख्याल कैसे होता है? हम ख्याल हवा में, हम तो दिमाग में देखते हैं ख्याल ख्याल ख्याल, हुई शाम का ख्याल आ गया। वाह वाह वाह। हर चीज़ में कैसे क्या वज़न देना है, और मतलब ये ऐसा एक ख़जाना है रफ़ी साहब कि पूरी ज़िंदगी आप उन पे अगर शोध करेंगे तो भी कुछ ना कुछ रह जाएगा जो आपने नहीं सुना होगा या आपने नहीं समझा होगा। ये अभी परसों मैं, मेरे फादर, हम साथ में जब भी मिलते हैं वैसे ही गाने में गाते रहते थोड़े बहुत। तो और हम लोग को तो ऐसे गाने पता है रफ़ी साहब के जो आम आदमी को पता ही नहीं होंगे। उनकी पुरानी पुरानी गज़लें हैं, नॉन फिल्मी गज़लें हैं। तो हम गा रहे थे दोनों मिलके, कभी पापा गा रहे हैं, कभी मैं गा रहा हूँ। आई वाज थिंकिंग कि ये गाने लोगों को पता ही नहीं है। तो अगर अभी फिल्मी गाने तो सबको पता है, लेकिन जो हम जिन गानों से हम सीखे हैं, जिनसे हमने प्रेरणा ली है,
वो कुछ और रेयर काम है। और आपको यकीन से बताता हूँ मैं, ये सिंगर एक ऐसे हैं जिनका कोई भी गाना, कुछ भी गाना आपको सब स्टैंडर्ड नहीं लगेगा कि यार ठीक है नहीं होगा। कॉम्पोजिशन अगर बहुत वीक है तो भी बंदा पूरी मेहनत से गा गया, पूरा एफर्ट दिखेगा आपको कि आदमी गाना, कभी कभी कुछ कॉम्पोजिशन नहीं होती इतनी अच्छी, कुछ कंपोजर्स हर बात, गंदा काम तो कोई भी नहीं करता जानबूझ के, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत ऑर्डिनरी बन जाती हैं। तो हम देखते हैं, मैं और पापा ये बात करते हैं कि क्या मतलब गाना कैसा बना हुआ, लेकिन देखो क्या मेहनत चल रही है। ये नहीं है कि भाई तूने गाना क्या बनाया, चल मैं भी ऐसे गा दूँगा। तो हमने ये सब चीज़ें रफ़ी साहब को बचपन से सुन के सीखा है कि दैवीय शक्ति जब इंसान होता है उसके बाद में अपनी भक्ति और अपनी श्रद्धा से अपने क्राफ्ट को कहाँ से कहाँ लेकर जाते हैं। ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं काफ़ी ऑलरेडी बोल गया हूँ। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जो गाने बता रहे थे आप, कौन सा था अभी ये, हुए हम जिनके लिए बर असीर पंजर, ये सब इसका एडलिब है। तो यहाँ इस ज़माने में रफ़ी साहब की आवाज़ थी, मैं ज़िंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ, तड़पता ही रहा हूँ, मैं ज़िंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ। ये आवाज़ थी उनकी उस ज़माने में। सुहानी रात ढल चुकी, ढल पंजाबी, ढल चुकी, तो ये आवाज़ थी उनकी, कड़क आवाज़। फिर जहाँ तक मैंने सुना है कि बंदे ने अपनी आवाज़ पे काम और करना शुरू किया। हर समझदार आर्टिस्ट ये करता है। उन्होंने देखा कि तलत महमूद कैसे गा रहे हैं, ये मुकेश का उस समय अच्छा ज़माना चल रहा था, बहुत अच्छा, तो खूब अच्छे गा रहे थे वो। और भी कंपोजर्स ने उनको, ख़याम साहब ने, मैंने सुना उनको बताया था कि थोड़ा सॉफ्ट आवाज़ में कैसे करें। ये आदमी तो अपनी आवाज़ बदल दी पूरी। ये आदमी वहाँ से तू गंगा की मौज में जमुना, ये जिंदगी के में, यहाँ से आप गए हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। तो उन्होंने सोचा कि भाई एक ही आवाज़, सारे जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ज़रा हट के ज़रा बच के, पंजाबी, ये है बॉम्बे मेरी जान। ये आवाज़ से उन्होंने अपनी आवाज़ को छू लेने दो नाजुक होठों को, ए गुलबदन ए, अभी गाना ऊंचा भी है, मतलब ऐसे नहीं कि ये नहीं है, पर उसमें आवाज़ का बाइट भी आ रहा है। सिंगर समझ सकते हो ये बात भी बोल रहा हूँ, आवाज़ का बाइट भी आ रहा है और एक प्यार का ऐसा, फूलों की महक कांटों की चुभन, तुझे दे, हंसती हुई गाएगा, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। ऐसे कई गाने में आई कैन कीप स्पीकिंग अबाउट इट, बट कहने का मतलब ये है कि रफ़ी साहब इज़ अ यूनिवर्सिटी, और ये एक ताज़ ज़िंदगी वाली यूनिवर्सिटी है। एक बात मुझे पूछनी है आपसे कि आपने कहा देवी शक्ति थी, देवी देन थी। आर्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो ईश्वर से बहुत जुड़ी होती है, आत्मा जुड़ी होती है। ऐसा नहीं कि मतलब वो बाहर मतलब इतना दिखाने के लिए इतना, ही वॉज द सेम पर्सन इनसाइड। घर में भी वो भी थे। इनफैक्ट जब भी अब्बा बात करते बहुत सॉफ्ट बात करते, बहुत ही सॉफ्ट, घर के अंदर भी। तो जब भी बात करते हम लोग सुनते थे, जब अब्बा कुछ बोल रहे हैं, हम लोग अब्बा बोलते थे उनको, तो सुनते तो हम लोग कान लगाना पड़ता। कान लगाते बोले कि अब्बा आपने क्या कहा, तो अब्बा बोलते क्यों बहरे हो गया, सुनाई नहीं देता। दिस इज द वे ही यूज्ड टू टॉक। अब
इतना इतने आराम से बोलते थे कि मतलब सुनाई नहीं, वो भी उनको नहीं सुनाई देता तो फिर पूछते थे कि क्या बोले, जा अपनी माँ के पास जाओ, यू नो दिस वे ही यूज्ड टू एक्ट, आई मीन नॉट एक्ट बट हम लोग के साथ अपना बहुत सॉफ्ट स्पोकन, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल, बहुत ही हम्बल इंसान थे वो। और बच्चों में बच्चे बन जाते थे। इनफैक्ट अपना अब्बा कभी सोशलाइजिंग नहीं करते थे, ये तो कभी ये नहीं कि मतलब मैं ये तो आप भी रात की पार्टी बंद, कभी नहीं, कोई पार्टी शार्टी कुछ नहीं। हाँ, कोई भी अपना फंक्शन होता था, फॉर एग्जांपल कोई अवार्ड फंक्शन होता या कभी शादी में जाते थे, जब भी जाते तो हम लोग को भी कभी ले जाते थे, लेकिन शादी के अंदर नहीं, तुम लोग बैठो मैं आता हूँ। विद इन 5 minutes ही वॉज इन द कार। मतलब ये कि मतलब ड्राइवर को बोलते थे कि ज़्यादा दूर मत रखना, इधर ही रहना। वो जाते थे स्टेज पे, फूल देना, जो भी अपने लिफाफा देना, वापस जमीन, ये नहीं कि अपने खड़े होकर बातें कर रहे हैं किसी से, नो, यूज्ड टू जस्ट कम आउट स्टेज। और फिर जैसे अपने फॉर एग्जांपल कभी डिनर पे जाना हो या कभी बाहर जैसे, तो अब्बा बोलते रुको हम लोग आते हैं। वैरागी थी, वैरागी। जी जी जी। तो ही वॉज, बच्चों में बच्चे बन जाते थे, अपने काम से मतलब रखते थे। अपना काम खत्म होता था, काम खत्म होते थे सीधे घर पे आते थे, बी विद हिज फैमिली, बच्चों के साथ खेलते थे। उनको कैरम खेलने का बहुत शौक था, उनको पतंग उड़ाने का शौक था, उनको बैडमिंटन खेलने का शौक था। तो ही यूज्ड टू एंजॉय विद किड्स, बच्चों के साथ वो अपना बच्चे हो जाए। इनफैक्ट मैं आपको एक किस्सा सुनाऊँ, हालांकि मैंने पहले भी कहा था ये कि एक फिल्म थी, हालांकि बहुत गाने ऐसे आए हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा था कि एक फिल्म थी अपना जिसमें अमिताभ जी और ऋषि कपूर का गाना था, चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ। तो ये रिकॉर्डिंग होने के बाद उस टाइम अभी नसीब का गाना है जो, आई मीन ऑब्वियसली रफ़ी साहब हिमसेल्फ बीइंग सच अ ग्रेट सिंगर, मतलब उस टाइम पे तो अपने ही वॉज टॉप, मतलब ही वॉज नंबर 1 इन हिज फील्ड। और अमित जी जाहिर सी बात है सुपरस्टार। घर पे आए अब्बा, घर पे आने के बाद बोले आओ इधर आओ इधर आओ। तो हम लोग भाग कर आए अब्बा के पास, आज पता है आज मैं अमिताभ बच्चन के साथ गाना गाया। आई मीन सी द मॉडेस्टी, आई मीन उनको खुद को ये नहीं मालूम तो वो कितने बड़े इंसान थे। मैं एक सुपरस्टार के साथ अपना गाना गाया हूँ। तो हम लोग भी बच्चे थे, तो हम लोग ने कहा अच्छा अब्बा वो कैसे दिखता था, कितना लंबा था, उसने क्या पहना था, उसकी घड़ी कैसी थी, उसके जूते कैसे, यू नो इंटरैक्टिंग। एंड अब्बा अपना बोलते भी थे, उसने ये किया था, उसने ये पहना था, उसने वो, आई मीन वो इतने मासूम बन जाते थे। आई ही वॉज ये नहीं कि मतलब वो, ही वॉज बहुत ही सिंपल, बहुत ही डाउन टू अर्थ और दयालु किस्म के इंसान थे। जी हाँ। सबसे आपको सबसे ऐसा कौन सा गाना जो आप हमेशा गुनगुनाते हैं जब आप उनको याद करते हैं, या जो आपका फेवरेट वन सॉन्ग, उसका थोड़ा सा हम आपसे भी सुनना चाहेंगे। गिव अ बिग हैंड टू सर, ये तो बहुत ही मुश्किल है कहना कि मतलब कि रफ़ी साहब का सबसे अच्छा एक गाना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, क्यों इतने हज़ारों गाने गाए हैं, तो एक गाना बताने के लिए कि रफ़ी साहब का ये सबसे बेस्ट है। हर गाने आप चुने, हर गाने आप अपने जस्टिफाई नहीं कर सकते, कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर या लिरिसिस्ट को, कि आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर आपने एक गाना चुने तो बोलेंगे नहीं मैंने, रफ़ी साहब ने तो मेरे लिए अच्छा गाया, वो बोलेंगे नहीं रफ़ी साहब ने मेरे लिए अच्छा गाया। तो आई मीन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट है अपना कहना कि रफ़ी साहब का कौन सा गाना अच्छा है। हालांकि एक छोटा सा अपने मैं बताऊँ आपको कि अब्बा ने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरा चहीता गाना है, ये मैं आपको बताऊँ, अब्बा ने कभी नहीं, लाइफ में कभी इन्होंने नहीं कहा कि ये गाना मेरा सबसे बेस्ट है, अपने मुंह से नहीं कहा। लेकिन आई रिमेंबर वन थिंग कि 1979 में रफ़ी साहब के साथ, अब्बा के साथ मैं टूर किया था। He had about 16 to 17 shows in America, US, 16 to 17 shows, and he had 6 shows in Canada and 6 shows in Europe. ये पूरा 2 महीने का टूर I was with that, रफ़ी साहब के साथ था मैं। और हर शो के अंदर मैंने एक चीज़ नोटिस किया, फरमाइश पब्लिक से आए या ना आए, वो 3 गाना ज़रूर गाते थे।
एक था बाकी वो आप सुनना चाहेंगे, आपसे सुनना चाहेंगे। नहीं सर, वो तो बहुत खतरनाक गाने हैं, लेकिन आई मीन इट वाज लाइक रफ़ी साहब ये 3 गाने हमेशा गाते थे। एक था सुहानी रात ढल चुकी न जाने तुम कब आओगे, वो दुनिया के रखवाले, और एक कोहिनूर का मधुबन में राधिका नाचे में। ये 3 गाने कभी भी फरमाइश आए या ना आए अब्बा गाते, तो मैं समझता हूँ, मेरी थिंकिंग है, मेरा थॉट है कि शायद रफ़ी साहब को ये गाना ज़्यादा पसंद है। तो सुहानी शाम, सोनी रात ढल चुकी, सुहानी रात ढल चुकी। रात ढल चुकी। मेरा ये अर्ज है, रिक्वेस्ट है कि आप गाएं। आई एम सॉरी वंस अगेन, मैं एक्चुअली मेरा दिमाग बड़ा हिला पड़ा क्योंकि मैं सुबह से ना वो मेरे पे केस हुआ है ना बैंगलोर में सर, अभी वही चल रही है। तो मैं वरना और थोड़ा अच्छा सोच के आता, तैयार होके आता, लेकिन चलिए मैं कहता हूँ। इसके पहले सुहानी रात की पहले मैं एक गाना बताना चाहता हूँ, मुझे याद आ गया अभी। सुहानी रात विल आई लाइक दिस, एक गाना रफ़ी साहब का, जा दिल दीवाना, अब इसको सुनना इस गाने को आप। आय हाय हाय हाय, कोई इंसान इतने प्यार से कैसे गा सकता है। फिरोज खान साहब का ना गाना है शायद, हाँ, बहुत प्यारा गाना है। सो कभी जो म्यूज़िक को चाहने वाले हैं इस गाने को सुनना कभी। वसल यार के महके हुई जुल्फ से आई है सदा प्यार की, ये आवाज़ ही बात की आवाज़ है। जो गाने की फरमाइश की उन्होंने वो थोड़ा सा पहले का, जहाँ वो अपनी दमदार आवाज़ में गाते हैं, वो है सुहानी सुहानी, इसके लिए सुहानी रात ढल चुकी, वाह, ना जाने तुम कब आओगे, जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया है। अभी महफिल हमारे, आप बोलो, मेघना। Honored to be celebrating the life of the legendary singer and artist, Mr. Mohammad Rafi. On his centennial anniversary, we at Whistling Woods are humbled to be instituting a scholarship in his name. What better way for us as a school than to honor and cherish his achievement and help the next generation of artists of the music industry by rewarding their hard work, diligence, and skill. Rafi Saab's name is synonymous in the history of Indian media and his voice echoes in our hearts always. In our own small way, Whistling Woods can perhaps add to that unparalleled legacy. I am eternally grateful to his family, Shahid sir and Firdaus ma'am, for coming today and supporting us and enabling us to name the scholarship in his name. Rafi Scholarship to our very own B. Raghava Balchandran. Raghava is a student of the School of Music. He has been a meritorious through all 3 semesters, the highest CGPA in class. He also holds the highest attendance. Apart from being a music producer, he's a fantastic singer and has been integral. Thank you so much, Ashish ji and Sangam ji and Shahid ji. Congratulations. I'd just like to honor you with Ashish ji. Please come and say a few words. Aye. मुझे बोला गया था कि वहाँ जाके बोलिए, लेकिन मैंने कहा कि इतनी बड़ी हस्तियाँ साथ में उनको छोड़ के कहाँ आ जाऊँगा। सबसे पहले तो मैं सुभाष जी आपका, मेघना जी आपका, विस्लिंग वुड का बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा कि आपने रफ़ी साहब के नाम पर स्कॉलरशिप शुरू भी की
और उसको इस साल से इन प्रैक्टिकल उसको शुरुआत भी कर दी है। बहुत अच्छा काम अपना स्कूल कर रहा है और मैं तो ये कहूँगा कि कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट की तरफ से being a minister I feel proud, honored to be in the same campus where we are there together as a neighbor. Congratulations. और रफ़ी साहब के बारे में तो क्या कहना, शाहिद भाई है, सोनू जी है, मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं है सोनू जी, बहुत सारे अभिनेताओं को रफ़ी साहब ने पहचान दिया अपने गाने से, अपने अंदाज से, आपने उसको बयां भी किया है। बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हो गए, उनको उनके उन दिनों की ऊंचाई को रफ़ी साहब ने दिखाया होगा। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होंगे कि जिनको माला माल रफ़ी साहब ने गाया, इसके कारण वो फिल्में चली। लेकिन एक ऐसा उदाहरण है जो रफ़ी साहब के गुजरने के बाद उनके कारण एक पॉलिटिशियन को रिलेवेंट बना के रखा। वो बंदा आपके सामने खड़ा है। मैं आपको बताऊं कि 20 सालों से आप जानते हैं शाहिद भाई कि मैं हर 24 दिसंबर को रफ़ी साहब के नाम का पहला अवार्ड शुरू करने वाला एक पुण्य कर्म मुझे मिला और हर साल मैं करता हूँ क्योंकि मैं रफ़ी साहब का दीवाना हूँ। और इस प्रोग्राम का नाम भी हमने ऐसे रखा है, फिर रफ़ी, फिर रफ़ी। और उसी पे चलते हैं। तो मैं भाषण ज़्यादा नहीं करूँगा, मौका मिला है, सोनू जी आए हैं तो मेरे पसंदीदा भी एक आध गाना सुनना या कुछ सुनना चाहूँगा, ठीक है ना? चलेगा सोनू जी? वैसे तो इतनी बड़ी, हाँ वही मैं बोल रहा था कि मेरा फेवरेट तो बहुत सारे, लेकिन एक कहना चाहता हूँ कि आप उसको गा भी सकते हैं, यह गाइए, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की। ये बहुत रेयर गाना है, अगर किसी और को बोलते उसको आता नहीं होता, पर मुझे आता है। एक ना एक दिन ये तू मेरे सपनों की रानी बनेगी, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी, मैं तेरा दीवाना बनूंगा, रानी तू मेरी दीवानी बनेगी, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। हो अंतरा करूं, अंतरा। चैन लूटा है, नींद लूटी है, ऐसे मौसम में मुझसे रूठी है, चैन लूटा है, नींद लूटी है, ऐसे मौसम में हमसे रूठी है, तेरा मेरा नया नया मिलन है, ये मुलाकात पुरानी बनेगी, एक ना एक दिन ये कहा, अगला तरह, ये गुस्सा तू भूल जाएगी, तेरे होठों पे हंसी आएगी, ये आज हो या ये कल हो ये होगा, हाँ प्रेम, ये आज हो या ये कल हो ये होगा, प्रेम की कोई निशानी बनेगी, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। कौन तरह ये कोई बात नहीं। सोनू जी बहुत बहुत सोनू जी कर सकते हैं, इसके लिए जरा एक बार जोरदार तालियां सोनू जी के लिए। और एक पसंद बड़ा गायक मित्र भाई सोनू निगम जी ने किया है और मोहम्मद रफ़ी साहब के सुपुत्र शाहिद भाई ने किया है। और आज दूसरी खुशी की बात ये हुई कि हमने विष्णु गुड्स में
सब विद्यार्थियों के लिए, म्यूजिक विद्यार्थियों के लिए एक मोहम्मद रफ़ी स्कॉलरशिप अवार्ड को शुरू किया है, जो हर साल दिया जाएगा हर विद्यार्थी। मेरे साथ बैठे हैं इनके साथ जो हमारी मराठी फिल्म के नायक हैं, हमारा के जो 16 मई को रिलीज हो रही है, उनका आज गीत भी दिखाया गया। और आज का सेशन मुझे बहुत अच्छा रहा और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 3 दिन भी म्यूज़िक फेस्टिवल में पोएट्री, म्यूज़िक, गायकी सबके बारे में विषय में चर्चा की जाएगी। अब आप आइए सोनू निगम साहब के साथ, क्योंकि इनको जाना है जल्दी। आप कुछ सवाल पूछेंगे? कोई सलाह ऐसे कुछ नहीं है। हर ज़माने के साथ में कला का कोई भी क्षेत्र हो, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। इवोल्यूशन जिसे कहते हैं वो होती रहती है। संगीत पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है। आज के लोग अपनी तरफ से मेहनत करें। एक ही चीज़ जो हर समझदार इंसान जिसने भी अपनी कला को कहीं तक लेकर आया है, तो यही कहेगा, बस मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो जितना मेहनत करेंगे, जितना अपने काम, अपने क्राफ्ट में ध्यान देंगे, उतना पुरानों से सीखिए और नई जो तकनीक है, नयापन है, उसको भी अपनाइए। तब जाके एक होलसम आर्टिस्ट पैदा होता है। कोई इसका फॉर्मूला नहीं है जी। ये हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है। था, दोनों ही अपने अपने तरीके से ऑडियंस को बांध लेते थे। तो हर इंसान की अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से होता है। रफ़ी साहब अगर किशोर कुमार की तरह करेंगे परफॉर्म तो अच्छे नहीं लगते। किशोर कुमार रफ़ी साहब की तरह करते तो अच्छे नहीं लगते। हर इंसान का अपना अपना जो व्यक्तित्व होता है, उसके मुताबिक उसे अपनी परफॉर्मेंस डिवाइस करनी पड़ती है, खुद खोजनी पड़ती है। किसी और को देख के मुतासिर ना हो देना, मतलब आप मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन किसी इन्फ्लुएंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप इम्प्रेस हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस मत होइए। सर, आपने ऐसी गाने गाए हैं जो जनरेशन को डिफाइन करता है। आपके हिसाब से यहाँ के स्टूडेंट को कौन सी एक क्वालिटी जरूर डेवलप करनी चाहिए म्यूजिक करियर के लिए? मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारे वो है सेंस ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। जो मैंने में लिखा है, उसमें लिखा सेंस ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। अपनी एक्चुअली क्या क्या क्वेश्चन था, मुझे समझ नहीं आया। क्वेश्चन क्या है? फिर से पढ़ो। फिर से पढ़ो। फिर से पढ़ो। सर, आपने ऐसे गाने गाए हैं जो जनरेशन को डिफाइन करता है। आपके हिसाब से यहाँ के स्टूडेंट को कौन सी क्वालिटी जरूर डेवलप करनी चाहिए लॉन्ग टर्म? सुनने की। सुनो, बहुत कुछ सुनो और जज नहीं करो। काफ़ी लोग अपना समय व्यर्थ करते हैं जज करने में। लता मंगेशकर बेटर है, आशा भोसले बेटर है, मोहम्मद रफ़ी बेटर है या किशोर बेटर है, ये जो करता है वो कभी अच्छा आर्टिस्ट नहीं बन सकता। हर इंसान को जो जो भी विद्यार्थी होता है म्यूज़िक का या अभिनय का, उसको हर किसी से सीखना चाहिए। तब जाके इंसान को अपनी जगह, अपनी शक्ल खुद मिलती है। जो लोग टाइम वेस्ट करते हैं वो बतौर भी लेते हैं। और जितना अच्छा इंसान होगा अपने काम में, किसी भी कला में, उसके काम में उतनी ही अच्छाई सामने आएगी। तो कभी कभी लोग बिजली की तरह चमक जाते हैं, फिर वो खो जाते हैं। लेकिन जो चरित्र पे अपना काम करते हैं, अपने कैरेक्टर पर काम करते हैं, अपनी गलतियों को सुधारते हैं, सबसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वो फिर रोशनी उनकी जो होती है वो लंबी चलती है, लंबा प्रकाशवान होती है। सर, जब आप अरे उनसे पूछो, मेरे हो गए। शाहिद साहब से। आ जाइए। शाहिद साहब से। हाँ, इनके पास अच्छा पहले मेरे पास आ जाओ। आप जब इतने पैशनेट स्टूडेंट्स को देखते हैं अपने आसपास, तो आपकी शुरुआत भी जब हुई थी तो कोई ऐसा वाक्य जो आपको याद हो, शेयर करना चाहें? इतने पैशनेट जो टैलेंट है आज के टाइम में। मैं असल में मैं तब से गा रहा हूँ जब मैंने होश ही संभाला होगा प्रोफेशनली। मतलब मैं 77 से प्रोफेशनली गा रहा हूँ, स्टेज पे गा रहा हूँ। तो पहले मतलब शुरू से ही मुझे पैशन था हमेशा गाने का, और इट वॉज नेवर टेकन फॉर ग्रांटेड। सीख नहीं पाया था मैं, अब जाके थोड़ा बहुत सीखता हूँ, लेकिन बचपन में सीखने का मौका नहीं मुझे मिला।
लेकिन हैविंग सेड दैट मैंने ऐसे सोचा नहीं कि तब नहीं सीखे तो अब नहीं सीख सकते। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता जैसे एक कोई राग पकड़ लेता हूँ, सीख लेता हूँ। मेरे उस्ताद गुलाम खान साहब, उनके बच्चों से पूछ लेता हूँ मैं कभी-कभी। तो सीखता रहता हूँ और इस जर्नी में कब स्टार्ट हुआ, कब कहाँ पहुँचे पता ही नहीं। इतना कह सकता हूँ 91 में जब मुंबई आया था तो यहाँ पे कुछ हमारी पहचान वगैरह थी नहीं, तो एकदम स्क्रैच से शुरू किया। और मेरे फादर ने जो मुझे बात कही थी उस समय, उन्होंने कहा था कि तू जवान है, तू दिखने में ठीक-ठाक है और तू पढ़ाई में भी अच्छा रहा है, गाने में अच्छा है, तू तेरे हाथ में इंस्ट्रूमेंट में अच्छा चलता है। तो अगर तूने जवानी को ज़्यादा जिया तो ठीक है, जवानी जी ले, गर्लफ्रेंड बना सकता है, दोस्ती-वोस्ती कर सकता है। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि या तो अभी धक्के खा ले और बाद में ऐश करना, या अभी ऐश करी और बाद में धक्के खा ले। तो वो चीज़ को मैंने ध्यान दिया, पकड़ा और आई मेड श्योर दैट मेरे ग्रोइंग अप जब मुझे अपने पाँव जमाने थे, तो मैंने अपने काम पर भरपूर ध्यान दिया, डेडिकेशन से ध्यान दिया और अपने गुरुओं को बहुत भगवानों की तरह ही पूजा। रफ़ी साहब जैसे हमारे को हम भगवान ही मानते हैं। अपने गुरुओं को भगवान की तरह वो दर्जा देंगे तो गुरुओं का आशीर्वाद आपके सर पे और अंदर आते जीवन में आता है। ठीक है? शाहिद साहब, हाँ जी, बोलिए। जब आप जज करते हो और आपके सामने इतने स्टूडेंट होते हैं, हाँ जी। कभी कभी ऐसा आपको फील होता है कि सारे अच्छे गा रहे हैं बट डिफिकल्ट किसी एक को ही आपको वहाँ पे चुनना होता है और किसी चीज के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना होता है। तो मैं जानना चाहूँगी आपके लिए कितना डिफिकल्ट डिफिकल्ट तो होना ही चाहिए, क्योंकि हर इंसान को भगवान ने कुछ ना कुछ खासियत दे रखी है। तो हम ऐसे तो ऑलमोस्ट किसी को जज करना इम्पॉसिबल ही है, चाहे ये कौन सा एक्टर बेटर है, कौन सा। अगर अमिताभ बच्चन जी बड़े हैं तो कहीं ना कहीं एक ही अंदर साथ भी अच्छा काम कर रखा होगा, तो ये थोड़ी कह सकते हैं हम लोग कि एक ही आदमी अच्छा है। तो इनके फादर रमेश देव जी वैसे कितने बड़े बड़े अदाकार हैं, तो हम ऐसे सिंगिंग में ऐसे होता है कि किसी कोई इंसान, सुखविंदर सिंह में कुछ खासियत है तो हरिहरन जी में कुछ और खासियत है, तो हर सिंगर में भी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब हम किसी कंपटीशन को जज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस समय जिस इंसान ने परफॉर्म किया, अगर वो गज़ल गाए तो गज़ल कितनी अच्छी गाई। मतलब हर चीज़ को अगर हम 100 दें कि भाई इसने पॉप गाती है, ये क्लासिकल गाता है, सबको 100 नंबर दे दिए। अब इसने उस 100 में से इसने 70 निभाया या 80 निभाया। इसने उस ये पॉप गाती है तो इसने 100 का 100 कर दिया तो मैं इसको जीत पाऊंगा। अगर क्लासिकल वाले ने 100 का 70 किया तो मैं इसको बिल्कुल इसको अपना जॉनर पता है और ये उस जॉनर में पूरा गा के आई है मेरे सामने, तो मैं ऐसे जज करता हूँ कि जो जिसका उसने अपने जॉनर पे कैसे कितना कहाँ तक पहुँच पाया। क्योंकि अगर हम हमारी औकात ही नहीं मोहम्मद रफ़ी का गाना गाने की और हम गा के बैठ गए तो थोड़ी कि बिकॉज वो गाना रफ़ी साहब का है तो हम मुझे प्राइज़ मिलना चाहिए। मेरी जो हैसियत है उसके मुताबिक मैं गाऊँ, और अगर उसमें 100 गा पाया तो मुझे मिलना चाहिए, नहीं तो नहीं मिलना चाहिए। ठीक है? थैंक यू वेरी मच सारा। वो टाइमलेस दरवाजा बंद किसी तरह से भी कंपेयर नहीं कर। जब आप देखते हैं कि यंग स्टूडेंट्स आते हैं, नए बच्चे हैं, वो उनकी लेगेसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं म्यूजिक फेस्ट कैडेस, तो जब वो आप देखते हैं तो आपको कैसा फील होता है? फील जहाँ तक है तो बहुत ही अच्छा लगता है, खुशी होती है उन लोगों को देख कर, और उन लोगों की मेहनत, सही देखा जाए तो मेहनत जो है वो बहुत रंग लाती है। तो इंसान, कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी इंसान हो, जो चीज़ में अपना उसको पैशन है कि मतलब हाँ मुझे ये करना है, एक लगन के साथ करे और एक अपना मेहनत के साथ, तो वो सब देखकर बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये जो बच्चे यहाँ पे जो म्यूज़िक एकेडमी जो चल रही है यहाँ पे, स्कूल जो है, बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, सही में सुभाष जी पहली बार आया हूँ, इतना दिल खुश हो गया मुझे देख कर। ये जगह, द प्रीमाइसेस एंड दी जो सिलेबस है यहाँ पे, जो भी एक एक चीज़ बहुत अच्छी लगी। बच्चों को देखकर मुझे और दिल खुश हो गया, एंड उन लोगों की मेहनत, उन लोगों का उनकी लगन देख करके वाह, बहुत अच्छी बात। एंड आई एम वेरी थैंक यू सो मच अपना सुभाष जी, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। जिनके Yeah, Cadence, ये फेस्टिवल का मुझे जब पता चला तो आई मीन आई एम श्योर दैट इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट विल हैपन इन द लिसनिंग टू। बट हैविंग सेड दैट, आज का दिन हमारा इसलिए खास भी है कि
मराठी फिल्म जो मुक्ता आर्ट्स ने बनाई है, मैं उसमें फीचर करता हूँ, आई एम प्लेइंग द लीड। और एक बहुत अच्छी फिल्म है तुम्ही आणि अमायना तुझ्यात एक मित्र सापडला. It's about friendship, it's about love, it's about emotions, and it is something which is very, very universal. So I will say that that's a wonderful film. The songs have been launched today. I'm very happy to be a part of it. I've struggled a lot once upon a time to reach him, and today I'm happy to have been able to work with him, work under the banner. उनके साथ काम करने का मौका शायद मिलेगा मुझे पक्का. But yeah, it has been a beautiful time spent on this project, and I have seen the project evolve. It is going to be a wonderful film to look forward for Marathi audiences and for all audiences. Actually, no language barrier to this film. It's love and emotions and friendship. Thank you very much. One last question. शायद जिस क्वालिटी जो आपको अच्छी लगती है कि आज के स्टूडेंट को अपनाना चाहिए, जो म्यूजिक के लिए डेडिकेटेड. सर क्वालिटी की आप जहाँ बात करते हैं, आप मुझे एक क्वालिटी अपने रफ़ी साहब की बता दीजिए जो कि गलत है. नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये मुझे एक क्वालिटी बता दीजिए कि रफ़ी साहब की ये क्वालिटी गलत है. उनमें कोई ऐब ही नहीं था, कोई ऐब नहीं था. मतलब ऐसा नहीं, हम लोग घर के अंदर भी हम ये नहीं कह सकते थे कि अब आप ये गलत है. ही वॉज अ परफेक्ट. मैं बताऊँ आपको, फरिश्ता इंसान थे वाकई में. मैं अपने दिल की बात नहीं, काफ़ी लोगों की बात ये समझता हूँ कि ये इंसान इस दुनिया में क्या कर रहा है. कहने का मतलब, आई मीन ही वॉज वे बियॉन्ड. आई मीन बहुत ही सिंपल, बहुत ही भोले. एंड मैं ये जो सुभाष जी ने ये जो आज पहली बार मैं जब आया, लेकिन जब इन्होंने बताया कि मतलब रफ़ी साहब का स्कॉलरशिप हो रहा है, आई वॉज रियली, बहुत खुशी हुई मुझे. थैंक यू सो मच सुभाष जी. अपने अब्बा का अपना जो ये स्कॉलरशिप शुरू किया है, आई एम रियली ओवरवेल्म्ड ऑनेस्टली. बहुत अच्छा. It's my honor. जी जी लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब दे सकता हूँ जी जी जी. एक संगीत के विद्यार्थी की तरह. जो रफ़ी साहब में जो एक क्वालिटी थी जो आज के बच्चों में होनी चाहिए. रफ़ी साहब की जो अपने काम के प्रति भक्ति थी, वही उनकी शक्ति थी. बेशक बेशक. आज क्या है, काम में इंटरेस्ट तो है, उत्साह तो है, भक्ति नहीं है. भक्ति नहीं. इसीलिए वो शक्ति नहीं बन पाती. बहुत सही. आज ट्रांजैक्शनल, कमर्शियल हर चीज़ हो गई कि मुझे पैसा कैसे मिले, घर कैसे मिले, गाड़ी कैसे मिले. मेरी गायकी कल से बेटर कैसे हो, वो मुझे आना चाहिए. तो वो वैरागी थे, अपने सिर्फ काम से. आपने सुना होगा उनको, परिवार से भी ऐसे अटैच थे, अपने काम से अटैच थे. दुनिया से पार्टीज में, किसी भी पार्टी में नहीं जाते थे. जो एक वैराग है उस चीज़ का दुनिया से, और अपने ही कार्य में जो गायकी है उसको अपना भगवान मान लेना, अल्लाह मान लेना, तो ही और मोहम्मद रफ़ी बन सकता है, तो नहीं बन सकता. Thank you.